11 मई 2007 ये वो ख़ास दिन था जब बस्तर ज़िले से अलग होकर नारायणपुर ज़िला बना और उसके बाद आज 18 बरस नारायणपुर को हो चुके हैं। यानी कि नारायणपुर अब बालिग हो चला है और बालिग होने के इस सफ़र में बहुत सारे सोपान नारायणपुर ने तय किए हैं और उन्हीं सोपानों पर आज हम चर्चा करेंगे। कोशिशों को करने वाले जो सूत्रधार हैं, जो कर्णधार हैं, उनके साथ हम लगाएंगे ज़िला चौपाल। तो चलिए शुरू करते हैं नारायणपुर में ज़िला चौपाल की। श्री हर्ष नारायण झा साहब, जो कि उप महाप्रबंधक हैं जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं। शायद ज़िला बनने के पहले से लगातार यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप मंच पर पधारें प्लीज़। हमारे साथ में श्री संजय नंदी जी हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आदेश्वर एकेडमी नारायणपुर में चलाते हैं और एक बड़ा नाम ये नारायणपुर में विश्वास के प्रतीक के रूप में बन चुका है। हमारे साथ में श्री विनोद बाफना जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं दर्शनम के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए नारायणपुर में जिला चौपाल के इस पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में जो 3 मेहमान हैं, वो मेहमान आ चुके हैं, मंच पर विराजित हो चुके हैं। इनके साथ में इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्ष नारायण जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जायसवाल निको इंडस्ट्रीज, चूँकि आप उद्योग से जुड़े हुए हैं और यहाँ बहुत संभावना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा भी कि मिनरल्स के रूप में भी बहुत प्रचुर संभावना नारायणपुर में दिखती है और आप विगत 18-19 वर्षों से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपने इस ज़िले बनने के बाद के विकास को भी देखा है। आप अपनी भूमिका किस तरह से देखते हैं इसमें? माइंस चालू करने के लिए हम 2006-07 से यहाँ आए, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर के हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। धीरे धीरे होते होते 2022 से हमने इसको चालू किया है और चूँकि हमारा सिलतरा में स्टील प्लांट है और यहाँ से आयरन ओर वहाँ जाती है। इसके बाद नारायणपुर की जहाँ तक बात करें तो पहले तो जब तक ज़िला बना था तो कुछ भी नहीं नारायणपुर था। आज जो नारायणपुर है वो मैं समझता हूँ कि आजू बाजू के जितने शहर हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है नारायणपुर। अब जहाँ तक जायसवाल निको की योगदान की बात है तो उस एरिया में जब हम जाते थे तो एक भी रोज़गार की संभावनाएं वहाँ पे नहीं थी। उसी समय से जब हम देखते थे बहुत सारे बीमार और ये जब बाज़ार में और गांव में देखते थे तो उस समय से हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप, चश्मे का ये है तो वो कैंप लगा के चश्मे बनवा के देना। अभी तक हमने 425 बेरोज़गारों को रोज़गार दिया है वहाँ पे, निको ने मतलब ये किया। और उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब करीब हज़ारों आदमी जुड़े हुए हैं, हज़ारों परिवार उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप नारायणपुर में ले लीजिए, 400 ट्रक मतलब नारायणपुर में आ गई है जो वहाँ चल रही है, प्लस वहाँ का जो लोकल है वो 100 से ऊपर ट्रक ले लिए हैं जो वहाँ चल रहे हैं। 1 साल पहले तक मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे बहुत सारे कैजुअल्टी हो चुकी थी नक्सलवाद को लेकर के। आईडी ब्लास्ट में मतलब ये होते थे, लेकिन आज जो है निर्भीक होके वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धता है जो मतलब आज कोई भी मतलब डर जो है वहाँ से समाप्त हो गई है लगभग। नंदी साहब, संजय नंदी जी, चूँकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जब भी इस तरह के क्षेत्र जहाँ पर बहुत दूरस्थ इलाकों में एजुकेशन को पहुँचाना और वहाँ पर बच्चों को स्कूल तक लेकर आना, स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था करना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहता है। ऐसे में आप भी एक एकेडमी चलाते हैं, तो किस तरह की भूमिका आप देखते हैं अपनी इस नारायणपुर ज़िले में? सर्वप्रथम तो मैं आईबीसी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जिला चौपाल जैसे कार्यक्रम नारायणपुर जैसे दूरस्थ अंचल क्षेत्रों में आपने आयोजित किया है। देखिए, नारायणपुर क्षेत्र जो है सर्वथा ही से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, चूँकि एक दुर्गम क्षेत्र था, नक्सली के बहुत ज़्यादा यहाँ आतंक हुआ करते थे। धीरे धीरे शिक्षा के इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ नारायणपुर। हम लोगों ने नारायणपुर की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमने देखा कि यहाँ पर सीबीएसई की कोई स्कूल नारायणपुर में उपलब्ध नहीं थी। 2016 में जब हमने स्थापित किया स्कूल को तो सीबीएसई की कोई एक भी स्कूल नहीं थी। उस वक्त हमारी ये सोच थी कि इस दूरस्थ क्षेत्रों में क्यों ना एक सीबीएसई स्कूल की स्थापना की जाए।
इन सपनों को लेकर हमने नारायणपुर के लिए एक सीबीएसई स्कूल का सपना देखा और आज हम सीबीएसई स्कूल को नारायणपुर जैसे इस दूरस्थ अंचल में संचालित कर पा रहे हैं। विनोद बाफना जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, दर्शनम से आप जुड़े हुए हैं, अपने संस्थान के बारे में भी बताइएगा। और दूसरा ये कि जो सवाल मैंने उनसे भी पूछा कि नारायणपुर चूँकि 18 बरस का सफ़र हो चुका है ज़िला बनने के बाद, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग सोपान भी तय किए हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं इस सफ़र को, और आपकी अपनी भूमिका कैसी रही इसमें? दर्शनम एक पारिवारिक कपड़े की दुकान है हमारी, और हमारा टैग लाइन है एक नई पहचान। नई पहचान, हर व्यक्ति अपना पहनावा बदलता है अपनी पहचान के लिए, अपनी चीज़ों को निखारने के लिए। तो उसी तरीके से हम जो दर्शनम को लेकर के आए हैं वो एक नई पहचान के तहत ही समर्पित है नारायणपुर ज़िले को लेकर। ज़िले पे मैं मतलब लगभग नारायणपुर में शुरू से रहा हूँ, और यहाँ की जो शुरू से जो पहनावा, रूप, संस्कृति जो शुरू से रही है वो हमेशा परिवर्तन की तरह रही है। अभी जो पहले नारायणपुर में फैशन या चीज़ें या जो पहनावा आता था वो लगभग शहरों से 5-6 महीने बाद नारायणपुर ज़िले को मिलता था या नारायणपुर गांव को मिलता था। अब वो चीज़ तुरंत पहुंच जाती है। हर्ष नारायण साहब, मैं चूँकि कहीं पर भी किसी ज़िले में या किसी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित होता है तो बहुत सारी उम्मीदें युवाओं को, आम लोगों को इस बात की होती है कि रोज़गार का जनरेशन होगा, और आपने भी चूंकि एक लंबा अरसा यहाँ पर एक उद्योग के रूप में स्थापित किया है, आप रायपुर से लेकर यहाँ तक लगातार सक्रिय हैं, तो इस इंडस्ट्री की वजह से रोजगार जनरेशन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है? नारायणपुर से करीब करीब लगभग 50 किलोमीटर दूर अंदर हमारा माइंस है, तो वहाँ हमारा विकास का फोकस मेन जो है, गरीबी सबसे ज़्यादा वहीं है, तो मेन फोकस हमारा वहीं पे है। वहाँ हमारा प्रयास रहता है कि, और जहाँ तक 2-4-5 साल में हम वहाँ बहुत मतलब ऊंचाई तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूरस्थ अंचल जो वहाँ पे पंचायत है जिसमें पहुँच नहीं हो पाई है, वहाँ अब हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ एक माइंस है और वहाँ हजारों के तादाद में जनता है, तो सबको तो मुहैया कराना संभव एक को नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में वहाँ पे और माइंस चालू होने वाली है, 1-2 साल इसमें, तो वहाँ से बेरोजगारी पूरा ही समाप्त हो जाएगी। चलिए, ये उम्मीद की जानी चाहिए वाकई में, चूंकि अगर किसी क्षेत्र में उद्योग लगा है तो उस उद्योग के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। रोजगार अगर किसी एक परिवार को मिलता है तो इससे आगे आने वाले समय में बहुत सारी पीढ़ियां भी काम करती हैं। बहरहाल संजय जी, आपने एजुकेशन की बात की, आपने सीबीएसई के लिए भी कहा कि एकमात्र ऐसा भी संस्थान है जहाँ जो सीबीएसई एफिलेटेड है। बच्चों के विकास में, बच्चों की उपयोगिता की उपलब्धता के रूप में या उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में किस रूप में आप परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, एक लीड करके संस्था है जो लगभग 300 पूरे भारतवर्ष में 300 ऐसे सीबीएसई स्कूल हैं जिनको वो कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं। तो वही लीड संस्था को हमने नारायणपुर में एक कंसल्टेंसी के रूप में अपॉइंट कराया है। उनको हम उनसे से कंसल्टेंसी लेते हैं। उनका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, नई एनएपी के तहत, एक नई करिकुलम के तहत, वो एक स्किल बेस्ड उनका करिकुलम है। उस करिकुलम में वो हमारे यहाँ के बच्चों को पूरा टेक्नोलॉजी के बेस्ड उनको एजुकेशन मुहैया कराते हैं हम, ताकि बच्चे जो है उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। उद्योगों के संदर्भ में या व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण धुरी होते हैं किसी भी ज़िले के विकास के लिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, तो आप उसमें भूमिका निभा भी रहे हैं। इसको और बृहद रूप से करने की ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने की ज़रूरत है, इसको कैसे आप इंगित करते हैं? सर, आपने जैसे कहा, नारायण मतलब ज़िले के विकास या किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार तो पूरा योगदान दे ही रही है। साथ साथ में उसका विकास तभी परिपूर्ण रूप से दिखता है जब व्यापार भी वहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा हो, चीज़ें लोगों को मिल रही हो, लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही हो, उनके पसंद की डिमांड पूरी हो रही हो, तब पूरे विकास का मतलब असली महत्व समझ में आता है। और वो चीज़ हो रही है नारायणपुर में हमारे तरफ से, और हम मतलब हमारी पूरी टीम हमेशा आगे बढ़ने, नई चीज़ें सीखने और हम ग्रोथ के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और वो चीज़ नारायणपुर में मतलब जैसे हम लोगों ने एक स्कीम अभी हमने चालू की है
जिसमें हमारे यहाँ जैसे जो भी स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है, या मतलब जैसे ज़्यादातर गर्ल्स रहती हैं जो 2-3 साल के बाद उनकी शादियाँ हो जाती है और वो अपने ससुराल चले जाती हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए एक वो किया और वो रोज़गार करना चाहती हैं। तो जैसे अभी हमने एक देवगांव में, एक छोटे डोंगर में 2 लोगों को और एक अंतागढ़ में 3 लोगों को हमने काम दिया है। वो वहाँ पर जा कर के अब कुछ करना चाहते हैं, पर वहाँ पे भौतिक स्थिति और चीज़ें नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाते, तो हम उनको उसी जगह पे उनको स्टोर खोल के दे रहे हैं कि आप वहाँ पे हम आपको सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप अपने कला जो हमारे यहाँ सीखे हैं, चीज़ें जाने हैं, उसको अपने स्तर पे वहाँ पे भुनाओ और वहाँ के लोगों को वो सेवा दीजिए। हर्ष जी, जैसा अभी संजय जी ने भी बताया कि एजुकेशन के क्षेत्र में और शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जाकर काम करने की ज़रूरत है मिलकर सबसे, चूँकि आप उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, और उद्योगों की भूमिका भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। CSR मत्स्य बाकी तमाम चीज़ों से आप लगातार काम करते भी हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आपने क्या क्या अब तक किया है और आपको लगता है कि क्या कुछ और किया जाना चाहिए? देखिए, क्षेत्र को लेके वहाँ पे बड़ी समस्या थी कि कोई काम कर सके, तो शुरुआत से हमने मतलब 4 साल से क्या किया है, तो करीब 1500 हर स्कूल में 1500 बैग हम स्कूल बैग बांटते हैं। ये हर साल का प्रक्रिया है। प्लस जिस स्कूल में बच्चों के लिए ये नहीं हो वहाँ पे मतलब उस चीज़ को उपलब्ध करवाते हैं। कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर, हाई स्कूल, हर जगह हमने 4-4 कंप्यूटर दिया है, पूरे सेट दिए हैं उसके, UPC सहित, UPS सहित। तो प्रयास तो हमारा है। अब जितना अब वहाँ पे ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे मैं समझता हूँ 1 साल में हम हर जगह पहुँच सकते हैं। हाई मास्क लाइट लग रहा है, वाटर टैंक लग रहे हैं 5-5 हज़ार लीटर के, हर काम हमारा वहाँ चालू है। अप्रोच में क्या अंतर आया है शासन प्रशासन के स्तर पर भी? नहीं, देखिए, शासन प्रशासन के सहयोग से ही तो सब हम करते हैं, क्योंकि आज हम ये कर रहे हैं, ऊपर हमको पुलिस कैंप लगाना पड़ा, तब वहाँ पे हम काम चालू कर पाए। उसके बावजूद भी वहाँ घटनाएं होती थी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं जो अब बहुत सुचारू रूप से चले। खासतौर पर ऐसे इलाका, क्या कुछ किया जाना चाहिए? आप लोग जो किया आपने वो बताया, लेकिन आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, आप लोगों के स्तर पर भी, जिससे कि नारायणपुर जैसा जिला भी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके? देखिए, शासन स्तर पे तो बहुत प्रयास हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से काम कर रही है, अभी नई युक्तिकरण के माध्यम से जो कम ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चे कम थे और जहाँ पर टीचर अधिक थे लेकिन बच्चे कम थे, तो उन टीचरों को अलग जगह पर व्यवस्थित किया गया है। इससे निश्चित रूप से स्कूलों में एक व्यापक परिवर्तन भी आएगा। यहाँ पर आप चाहे गांव के बच्चे को भी देखो, शहरों के बच्चों को भी देखो, ये महानगर के जो बच्चे हैं उनके कॉम्पिटिटिव में यहाँ पर बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का भी बहुत एक अलग महत्व है। नारायणपुर में स्पोर्ट्स की जो खूबी है वो बस्तर संभाग में मेरे ख्याल से नारायणपुर में अव्वल दर्जे में हम अपने आप को पाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे इस पहले सेशन का नाम था परिवर्तन की नई बयार, और परिवर्तन की इस नई बयार में अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने एक मंच देने की कोशिश की, और सबने बताया कि परिवर्तन की इस बयार में किस तरह से वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लगातार चीज़ें चल रही हैं, आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम निकल के सामने आएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। नारायणपुर के विकास की में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अलग अलग विभागों की रहती है, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि शासन प्रशासन के साथ साथ विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता की भागीदारी से ही विकास संभव हो पाता है। तो हमारे अगले सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा राजेश सिंह जी को, जो कि सहायक आयुक्त हैं आदिवासी विकास शाखा के नारायणपुर में, और रमेश निषाद जी को, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं। जोरदार तालियों से इनका मंच पर स्वागत करिए, चूँकि ये सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, नारायणपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दोनों ही निभा रहे हैं। नारायणपुर जिला, जहां आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आदिवासी संस्कृति की वजह से ही ये ज़िला पहचाना जाता है। 70% से ज़्यादा आबादी यहाँ पर आदिवासियों की है। ऐसे में विभाग की क्या कार्य योजना रही है अब तक नारायणपुर में आदिवासी के उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए? आप सभी का नमस्कार। और मैं विभाग की तरफ से बताना चाहूँगा कि आदिवासी विकास विभाग यहाँ जो नारायणपुर जिला है, आपने जैसे बताया कि 70% से अधिक जो जनजाति जनसंख्या इस जिले में निवास करती है, और ऐसे में विभाग की एक महत्वपूर्ण इसमें दायित्व होता है कि इस क्षेत्र का उनका विकास करें। और
अबूझमाड़ क्षेत्र जो यहाँ का एक विशेष क्षेत्र है और उसमें अबूझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति रहती है, तो इसके संबंध में विकास के लिए शासन स्तर पे और भारत सरकार की ओर से विशेष इस पर ध्यान रहता है। तो राष्ट्र में जो विशेष पिछड़ी जनजाति जिनकी संख्या कुल 75 है, उनके लिए अभी PM जनमन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि जो 9 मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अबूझमाड़ क्षेत्र की जो जनजातियां हैं उनके विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो तात्कालिक जो गतिविधियां हैं जिसके अंतर्गत आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया और उसके बाद फिर आयुष्मान कार्ड हो गया, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं जिनका कि मतलब हमेशा किसी भी योजना का लाभ लेना है तो उसमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ों को पूरा सेचुरेशन करने का कार्य किया जा रहा है। रमेश निषाद जी, आज चूँकि आप ज़िला शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बुनियाद आप तय करते हैं कि प्रदेश का और ख़ासतौर पर नारायणपुर का भविष्य कैसा होगा। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन को लेकर चुनौतियां किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ किया गया है ख़ासतौर पर, और किस तरह से बाकी चुनौतियों को भी देख रहे हैं आप नारायणपुर में? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि नारायणपुर ज़िला जो है वो 2 ब्लॉकों का ज़िला है और दोनों ब्लॉकों की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है। एक हमारा अबूझमाड़ है और दूसरा नारायणपुर है। इन दोनों ब्लॉकों की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। पहले और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैंने इसी ज़िला से प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की थी। नारायणपुर ब्लॉक के जो आतपाल एक गांव है, वहाँ से मैंने 5वीं तक की पढ़ाई पास किया था और आज मुझे इसी ज़िला में काम करने का अवसर मिला है। यहाँ के बच्चों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। शासन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कटिबद्ध है और नित्य नए संसाधनों के माध्यम से स्कूलों को जो हम मूलभूत सुविधा देना चाहते हैं उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वर्तमान में शासन ने हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षक देने की व्यवस्था दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का प्रयास किया। युक्तिकरण के तहत हर बच्चे को जैसे हम शिक्षा का अधिकार देते हैं तो उसको शिक्षक का भी अधिकार है। हमारे बहुत सारे स्कूल थे जो लगातार कई वर्षों से शिक्षक विहीन थे, जिसको हमने युक्तिकरण के तहत उन विद्यालयों में शिक्षक की व्यवस्था की है। लेकिन क्वालिटी को लेकर हमने इस बार रणनीति बनाया है कि 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जिनको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिल भी जो उनकी एजुकेशन की स्तर हो उसको प्राप्त करने के लिए हमने इस साल से अभी जुलाई से ही हमने एक टेस्ट एग्ज़ाम की व्यवस्था की है। प्रति माह उन बच्चों के लिए टेस्ट आयोजित होगा। 5वीं के बच्चे का भी टेस्ट होगा, 8वीं के भी टेस्ट होगा, 10वीं का भी होगा और 12वीं का भी होगा। नवंबर माह में मैं आया हूँ, उसके बाद से मैंने 3-4 महीना इसकी 10वीं और 12वीं में इम्प्लीमेंट किया था, तो उसके कारण इस साल 10वीं का रिजल्ट भी 84.96% रहा है। जिले में जो राज्य में हमारा 10वां पोजीशन रहा है। 12वीं का रिजल्ट भी हमारा 82.26% रहा है, जो जिले में 16वां स्थान पर रहा है। और 10वीं में हमारे जिले का एक बच्चा ने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है और वो बच्चा भी उन क्षेत्र का बच्चा है जिसको लोग माड़ के नाम से जानते हैं। वहां का बच्चा टॉप 10 में अपना स्थान बनाया। तो बच्चों में प्रतिभाएं हैं, थोड़ा उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, एक शिक्षा का माहौल देने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को थोड़ा अवेयरनेस लेने की ज़रूरत है। लेकिन कई स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। कई जगहों पर बिल्डिंग नहीं है, टीचर्स पहुंचते हैं तो बहुत मुश्किलात से पहुंचते हैं, स्टूडेंट्स को जुटाना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे इलाके यहाँ पर भी जाहिर तौर पर होंगे, तो ऐसे जगहों को भी चिन्हित करके वहाँ पर भी खास तौर पर कोई कार्य योजना तैयार कर रहे हैं आप लोग? जिन जगहों पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, जिला प्रशासन ने उन जगहों पर बिल्डिंग की अभी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कहा है। लगातार शासन प्रशासन से बात चल रही है और अभी जो क्षेत्र हमारे पहुँचविहीन थे वहाँ पर अब पहुँचने के लिए रोड बनने लगे हैं, तो उन जगहों पर भी हम बहुत जल्दी बिल्डिंग बना लेंगे, वो संसाधन बच्चों को दे पाएंगे और एक अच्छा बेहतर माहौल शिक्षा का जो होगा वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे। आदिवासियों को अपनी संस्कृति से भी जोड़े रखना और उनको रोजगार से भी जोड़ने की कोशिश करना, ये भी बड़ी चुनौती रहती है कि इसके बीच समन्वय कैसे बिठाएं। इसके लिए क्या खास तौर पर आप लोग कर रहे हैं कि उनके इलाके में ही उनको रोजगार मिल सके, ताकि उनका जीवन यापन हो सके और लगातार विकास की दौड़ में वो भी आगे बढ़ सकें, संस्कृति से भी जुड़े रहें? जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो योजना है, उसके तहत नारायणपुर जिला को एक बहुउद्देशीय जनजाति विपणन केंद्र एक मिला हुआ है, स्वीकृत हुआ है, जो कि नारायणपुर जिले में एक निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि जो हमारे जनजाति जो लोग हैं
वहाँ पे लाके जो जंगलों से जो वनोपज एकत्र करते हैं उसको लाके उस सेंटर में बेचेंगे और उनमें उनकी एक समिति के माध्यम से उसका संचालन किया जाएगा और उसके पश्चात वो जो उसका प्रोसेसिंग करके वो बड़े जगह पे उसको बेच सकेंगे, जिससे कि उनको मतलब आर्थिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ये डाइवर्सिटी जिस तरह की है क्षेत्र की, इस डाइवर्सिटी को देखते हुए गाँव के अंतिम छोर तक पहुँचना और वहाँ पर तमाम लोगों अपनी योजनाओं को पहुँचाना कि ये योजनाएं शासन की हैं, वहाँ जानकारी तक पहुँचाना, ये चुनौतीपूर्ण रहता है। किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं? हाँ, ये तो मतलब काफ़ी चुनौतीपूर्ण ही है। और जैसा मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में मतलब जनजाति मतलब आदिवासी विभाग जो है काफ़ी पहले से लगातार यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे पूरे नारायणपुर ज़िले में हमारे 88 आश्रम चल रहे हैं। 21 मतलब प्री मैट्रिक और 8 जो है पोस्ट मैट्रिक जो छात्रावास यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, जो कि नारायणपुर ज़िले के पूरे सभी क्षेत्रों में हैं। और उस क्षेत्र में वो मतलब सिर्फ ना एक शिक्षा के केंद्र हैं या शिक्षा प्रसार के केंद्र हैं, बल्कि लोगों को एक जागरूकता फैलाने के भी केंद्र हैं। उस क्षेत्र के जो भी लोग हैं, अगर उनके बच्चे उस संस्था में पढ़ रहे हैं, उनको अगर मान लीजिए किसी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है या कुछ समस्या होती है, तो वहाँ का जो अधीक्षक है वो उनके लिए एक मतलब प्रेरणा का केंद्र होता है। कुछ भी जानकारी लेना हो या कुछ भी चीज़ों को वो पूछना होता है तो निश्चित तौर पे वो उससे संपर्क करते हैं और वो उनको उचित तौर पे उसको मार्गदर्शन देता है। निशात साहब, चूँकि जैसे संस्कृति की बात यहाँ पर कही, तो चूँकि यहाँ का मेटल वर्क जो है वो बहुत ही दुनिया भर में उसकी पहचान इस मेटल वर्क की है, खासतौर पर नारायणपुर की। अब स्टूडेंट्स भी हैं और स्कूलों में भी क्या आदिवासी संस्कृति से जुड़ाव रखने के लिए या इस तरह के मेटल वर्क या इस तरह में कई सारे होनहार छात्र हैं जिसका इसमें करियर की संभावनाएं दिखती हैं, क्या इस तरफ भी उनको जोड़े जाने को लेकर कुछ प्लानिंग हो सकती है? शासन ने व्यावसायिक शिक्षा के तहत अभी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक व्यावसायिक शिक्षा हाँ संचालित है। उसमें ट्रेड भी है, कढ़ाई बुनाई का कार्यक्रम भी है, ब्यूटी पार्लर का भी है, जितने भी ट्रेड हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों को जोड़ने के लिए, ताकि यहाँ की जो संस्कृति है वो भी आगे बढ़े, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर आज भी अंदरूनी इलाकों में जो गहन जंगल के इलाके हैं, वहाँ पर बीमारियाँ अगर हो जाती हैं तो फिर उनको इलाज मिल पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी, स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँच नहीं पाती थी। अब जब हालात बदले हैं तो इन बदले हालात में इन सब चीज़ों को लेकर भी फोकस हुआ है, किस तरह का काम हुआ है? हाँ, इस क्षेत्र में खासकर मैं अबूझमाड़ क्षेत्र की जब बात करूँगा तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कम रही हैं, ये तो है, लेकिन इस जो कमी है इसको दूर करने के लिए जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है वो यहाँ पे इस क्षेत्र में चलाई जाती हैं और जितने भी जो क्षेत्रीय बाज़ार होते हैं उसमें उनका दिन नियत है, उस तिथि को वो गाड़ियाँ वहाँ पे जाती हैं और जो भी ग्रामीण हैं जिनके भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं उस मोबाइल मेडिकल यूनिट में आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर और उनकी पूरी टीम रहती है, वहाँ पे उपचार करते हैं। लेकिन आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या कुछ और करने की आवश्यकता है जिसके ज़रिए जो चीज़ें आ रही हैं, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उसको भी हम दूर कर सकें? हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसकी दूरी हमारे नाब्स के अंदर 7 से 10 किलोमीटर के बीच में होती है। हम उन क्षेत्रों में भी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने का प्रयास कर रहे हैं, शासन से मांग कर रहे हैं, ताकि 10वीं क्लास के बाद हमारे बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट जो हो जाते हैं, छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण वो शहरों में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति अलग है, कई जगह रोड नहीं है, रोड नहीं होने के कारण वो नियमित रूप से वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो उन जगहों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में हम पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने का प्रयास भी कर रहे हैं। पूरे IBC 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और प्रशासन की क्या योजना है वो हम तक बताने के लिए।